हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू सुजीत सर क्लासेस। मैं हूं सुजीत सर और आज है संडे। आप लोगों को पता है कि हम संडे को एक करंट अफेयर्स का सेट लेकर आते हैं और उसी क्रम में आज फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर का एक सेट लेकर आया हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी जून बीता है, अभी लेटेस्ट करंट अफेयर है कि योगा डे हम कब मनाते हैं। व्हेन वी सेलिब्रेट योगा डे, और ये इंटरनेशनल योगा डे है। इंटरनेशनल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो सिर्फ हमारे देशों के अंदर ही मनाई जाती है, उसकी मान्यता सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित है, तो उसे कहते हैं नेशनल। और जब कोई चीज पूरा दुनिया में मनाती है, उसको सेलिब्रेट करती है, पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है उसी दिन, तो उसे इंटरनेशनल कहा जाता है। ठीक है, तो योगा डे को पूरी दुनिया, क्योंकि योगा डे का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। योगा मीन्स क्या होता है? फिजिकल एक्सरसाइज, इसी को योगा कहते हैं। तो योगा डे की शुरुआत कब की गई थी? योगा डे की शुरुआत हमारे भारत से ही। इसकी शुरुआत करने वाला कौन सा देश है? पहली चीज जान लीजिए कि योगा की शुरुआत कहां से हुई थी। तो योगा की शुरुआत हमारे भारत से हुई है। भारत में इसकी शुरुआत 21 जून यानी 21 जून को इसकी शुरुआत की गई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हेन इज योगा डे सेलिब्रेटेड, तो आपका आंसर होगा क्या? 21 जून को। योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं कि ठीक है, योगा मैंने पहले ही बता दिया कि योगा डे की शुरुआत कहां से हुई, योगा मनाने की शुरुआत कहां से होती है। तो योगा मनाने की शुरुआत होती है भारत से। ठीक है, फिर हम इसी से क्वेश्चन बनाते हैं कि योगा डे मनाने की शुरुआत कब से की गई। तो इसकी शुरुआत 21 जून 2015 से, 21 जून 2015 से योगा डे सेलिब्रेट करने की शुरुआत की गई। योगा डे कब से मनाया जाता है? 2015 से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, 21 जून को मनाना शुरू हुआ। तो चलिए हम देखते हैं 21 जून को और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। 21 जून धरती होता है, हमने देखा है ऐसे, ये धरती की ऐसे दो टुकड़े में बांट दो, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे बोला जाता है नॉर्थ हेमिस्फेयर। क्या बोला जाता है? नॉर्थ हेमिस्फेयर। और इसे बोला जाता है साउथ हेमिस्फेयर। साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है? जैसे धरती होती है, धरती को दो हिस्सों में देखो, बीच से एक लाइन गई होती है, उसके ऊपरी हिस्से को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। तो पहले जान लो हम लोग किस हेमिस्फीयर में। धरती का वह हिस्सा जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, एक तो गोला बना होता है ना, उस गोले में जो सबसे ऊपर आता है, ऊपर वाला हिस्सा, उसे बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी हिंदी वाले बच्चों कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला का आधा है, तो गोला होता है, गोले का आधा, उसे गोलार्ध उत्तर में जो होता है, ऊपर साइड में। और जो नीचे होता है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, यानी इंग्लिश में साउथ हेमिस्फीयर। तो 21 जून को ही नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है। जैसे कहते हैं ना कि ठंडियों के दिनों में मौसम धीरे धीरे दिन की लंबाई छोटी होने लगती है, गर्मियों में धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो बढ़ते बढ़ते ऐसा कौन सा दिन आता है जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? तो सबसे बड़ा दिन हमारे यहाँ, यानी ना हम लोग ना कौन से हेमिस्फीयर में रहते हैं? नॉर्थ में। तो इसी 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। यानी अगर पूछा जाए कि भारत देश में सबसे बड़ा दिन कौन से दिन होता है, कौन से महीने में कौन से डेट को सबसे बड़ा दिन था,
यानी जिस दिन दिन की लंबाई सबसे ज्यादा थी तो वो कौन सा डे होगा? यही 21 जून होगा। ठीक है, क्या होगा? लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, एनएच लिख देना। ठीक, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। अच्छा, फिर से मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, तो नीचे वाले में कब होता है? जरूर हम जानते थे कि अगर मैं सबसे बड़ा हूं, अच्छा तो सबसे कमजोर कौन है या दूसरे नंबर पे कौन है? मेरे मन में सारी बातें चलती हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी ऊपरी वाले हिस्से का सबसे लंबा दिन, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। तो फिर मेरे मन में आएगा कि जो नीचे वाला बोला है साउथ हेमिस्फीयर है, उसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उसका आंसर भी आप लोग जान लीजिए। उसका आंसर है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो नीचे वाले लोग हैं उसमें सबसे बड़ा दिन होता है। अच्छा, जब हमारे यहां सबसे बड़ा दिन होता होगा तो उधर दिन की लंबाई सबसे छोटी होती होगी, और जब वहां सबसे बड़ा दिन होगा तो हमारे यहां सबसे छोटा होगा। भाई सन है, जब सन उधर पूरा घूम गया तो उधर ज्यादा धूप जाने लगी तो हमारी तरफ सबसे कम आएगी, और जब हमारी तरफ पूरी पूरी रोशनी दे रहा है तो उधर कम देगा। भाई सन तो वही सबके लिए एक ही है। गर्म दिन का मतलब हो गया सबसे बड़ा दिन, कि जब सन अपनी एनर्जी को, और सन ज्यादा देर तक वहां रुक रहा है, तो जब वहां सन रुका हुआ है तो हमारे यहाँ कैसे आएगा? यानी उस दिन, जिस दिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन वहां सबसे छोटा दिन होगा, और जिस दिन वहां सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होगा। इसी उल्टा करके आप समझ सकते हैं। तो ऐसा आपने समझ गया कि जो साउथ हेमिस्फीयर होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है, उसका सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। कब होता है? 22 दिसंबर। ये होता है साउथ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को, नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन इसी 21 जून को ही मनाया जाता है। योगा डे की शुरुआत 21 जून से की गई थी 2015 में। और योगा डे क्यों मनाया जाता है? हमें फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। व्हिच इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, यानी धरती का पूरी दुनिया में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? तो मन में आता सबसे पुराना पेड़, तो पता नहीं कौन सा था, कट पिट गया होगा। नहीं, सबसे पुराने पेड़ की बात होती है, जैसे कहीं धरती का सबसे बुजुर्ग आदमी कौन है। इस बुजुर्ग आदमी का मतलब होता है कि जो इस धरती पर जितने लोग हैं वो अभी जीवित हो और सबसे उम्रदराज हो। तो ऐसे सबसे पुराना पेड़ का मतलब हो गया कि ऐसा पेड़ जो अभी भी जीवित हो और सबसे ज्यादा एज का, सबसे पहले लगाया गया हो। तो एक पेड़ ऐसा मिला है, वो भी हमारी भारत की धरती पर, और भारत में कहा? बिहार में। कहां पे? बिहार में। अब पूछोगे बिहार में कहा? तो बिहार का एक जिला है मुंगेर। क्या नाम है? मुंगेर। बिहार का एक जिला है मुंगेर, जहां एक बरगद का पेड़ पाया गया है। उस बरगद के पेड़ को हमारे देश विदेश के वैज्ञानिकों ने जांचा तो पाया गया कि इस पेड़ की उम्र 700 वर्ष है। अभी वो जीवित है, हरा भरा है। और वो कितने साल पहले लगाया गया था? 700 साल, यानी 700 ईयर्स एगो। 700 साल पहले लगाया गया था और अभी भी जीवित है। यानी उस पेड़ की उम्र कितनी है? 700 साल। यानी धरती पर वर्तमान समय में जितने भी पेड़ हैं वो 700 साल के नहीं है, उससे कम ही है। कोई 50 साल, कोई 40 साल। देखिए पेड़ लगाते हो 40-50 साल, 100 साल, 150 साल तक वो सूख जाता है। कोई कोई बोलते हैं बहुत पुराना पेड़ है, मेरे दादा होता है, तो दादा 150, 100, 150, 200 साल मैक्सिमम। बरगद के पेड़ की वैसे उम्र बहुत लंबी होती है, लेकिन इतना लंबा तब भी कोई नहीं जीता है। ये धरती का सबसे उम्रदराज पेड़ कौन सा है? बिहार के मुंगेर जिले में है, बरगद का पेड़ है। ठीक है, जान लेते हैं। व्हिच इज द ओल्डेस्ट ट्री, एक बनियान ट्री है। क्या है? बनियान ट्री है। कहां पे है? बिहार में। कहां पे है? बिहार के मुंगेर जिले में। मुंगेर जिले में। उम्र कितनी है इसकी? 700 वर्ष। कितनी है? अच्छा, सबके मन में आता होगा कि अच्छा कैसे जानते हैं कि इसकी उम्र कितनी है वैज्ञानिक? हाँ, तो इसका भी आंसर मैं बता देता हूं। एक विधि होती है कार्बन विधि।
कार्बन डेटिंग विधि। कौन सी विधि होती है? कार्बन। यानी उस विधि से, जैसे हमको फीवर होता है तो कैसे हम जान लेते हैं कि फीवर है कि मलेरिया है, कैसे ब्लड टेस्ट होता है, तो जैसे मशीनें बनी है वैसे एक कार्बन विधि होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी पेड़ को चेक करके बता सकते हैं कि इसकी एक्चुअल उम्र कितनी है। वैसे जो पेड़ों की उम्र गिनी जाती है, जब उसको काटिए तो उसमें रिंग्स ऐसे बने रहते हैं, उसे रिंग्स को काउंट करके बता, लेकिन हम नहीं काउंट कर सकते हैं उसको कितने रिंग्स हैं, वो उसी विधि से पता चलता है और एग्जैक्ट पता चलता है। आप किसी भी आपके घर पे पेड़ हो, आप उसको अगर कार्बन विधि से चेक करवाते हैं तो उसकी एग्जैक्ट उम्र पता चले कि 60 साल का है, 80 साल का है, 50 साल का है, 20 साल का है। तो धरती पर जितने भी पुराने पेड़ हैं, जो बहुत पुराने पेड़ हैं, साइंटिस्ट सबकी खोज करते रहते हैं। देखें पेड़ कितना है, तो सब कोई 180, कोई 200, कोई 300, कोई 400, कोई 50, कोई 200, कोई 250, लेकिन अभी तक ज्ञात दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अभी तक जितना सर्च कर पाया है जितने पेड़ों को, उसमें सबसे पुराना पेड़ हमारे बिहार के मुंगेर जिले में बरगद का पेड़ पाया गया है, जिसकी उम्र 700 वर्ष बताई जाती है। ठीक है, ये जानेंगे। चलिए बिहार की बात आती है तो बिहार के बारे में हम कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में यानी पिछले संडे को आपको पढ़ाया था कि जो बिहार है, बिहार के सीएम कौन है? बिहार के सीएम कौन है? बिहार के सीएम है, हाँ आप लोग भी बताया करिए क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। बिहार के सीएम है मिस्टर सम्राट चौधरी। कौन है? मिस्टर सम्राट चौधरी। फिर आते, ठीक है, गवर्नर कौन है बिहार के? तो बिहार के गवर्नर कौन है? बिहार के गवर्नर है सैयद अता हसनैन। कौन है? सैयद अता हसनैन। हम बिहार के सीएम जान गए। बिहार के मुंगेर जिलों में सबसे पुराना पेड़ पाया गया। बिहार के सीएम हैं सम्राट चौधरी, बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन हो गए। फिर बिहार के बारे में जानते हैं, इसी बिहार की धरती से आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, सुना है? आर्यभट्ट बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत महान गणितज्ञ थे, जिसने शून्य की खोज की थी। जो कहते हैं ना भारत ने शून्य को खोजा, आर्यभट्ट थे। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि धरती गोल है। धरती क्या है इसके पहले कोई नहीं बताया था। धरती पर सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था कि धरती क्या है? गोल है और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ऐसा किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। वो भी एक बिहारी थे। आर्यभट्ट भी क्या थे? एक बिहारी थे। दुनिया में कहते हैं ना जीरो की खोज हमने की, तो जीरो की खोज भी वही आर्यभट्ट किए थे, वही बिहारी। यानी आर्यभट्ट भी, अच्छा आर्यभट्ट कहां पैदा हुए थे? बिहार के पटना में। पटना का पुराना नाम था पाटिलपुत्रा। क्या नाम था? पाटिलपुत्र। इंग्लिश में पाटिलपुत्रा लिखा जाता है। तो आर्यभट्ट कहां पैदा हुई थी? ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना, मैं ओरल समझा रहा हूं। वीडियो को आराम से रोक रोक करके आप सुनना समझना, क्योंकि मैं पूरा लिखित दूंगा तो आपको समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और वीडियो बहुत लंबा होगा। तो आर्यभट्ट भी बिहार के पटना में पैदा हुए थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि धरती गोल है और ये धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। सोने की खोज भी उन्होंने की थी। चलिए बिहार बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी हमारे बिहार के ही थे, वो भी बिहारी थे। अच्छा, बड़ी बड़ाई हो गई। फिर जान लीजिए बिहार, एक और तथ्य जानते हैं बिहार के बारे में। बिहार हमारे भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। मतलब पूछा जाए भारत में सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा? कहां ऐसा कौन सा राज्य जहां के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं? तो कौन सा राज्य होगा? बिहार। फिर से बिहार आया। नहीं, भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा होगा? केरल। भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरल। तो सबसे कम पढ़ा लिखा कौन सा है? बिहार। ठीक है। अभी 2011, जो इसके पहले 2011 में जब सेंसस होती है, जनगणना होती है, तो उसमें सब दिया जाता है कि आप कितने लोग हो घर में, क्या है, कौन कितना पढ़ा हो, तो उसी हिसाब से एक डाटा तैयार किया जाता है। तो जो 2011 में सेंसस हुई थी, 2011 में सेंसस हुई थी, अब होने वाली है, तो उस सेंसस में पता लगा था कि बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। लेकिन कुछ लोग अभी गूगल करके बताएंगे
कि संसद भवन में ये बोला गया था, वो बोला गया था। तो अभी जो नए नए डाटा आ रहे हैं उसमें बिहार सेकंड रैंक पे आ गया है और आंध्र प्रदेश सबसे पिछड़ गया है। कौन सा? आंध्र प्रदेश सबसे पिछड़ गया है। अभी नई डाटा है लेकिन उसको मान्यता नहीं हो, जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड तो सेंसस के हिसाब से होगी। हमें सिर्फ सेंसस के हिसाब से जानना है। जो 2011 में 2011 में जनगणना हुई तो उसमें सबसे कम साक्षर राज्य किसे मिला था? बिहार को। सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य ये हो गया बिहार। ठीक है। अच्छा, बिहार के बारे में थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बिहारी कहते हैं ना, एक बिहारी सब पे भारी, बहुत सारे में भारी है वो। फिर एक बात आती है, बिहार सबसे कम पढ़ा लिखा। पहले आज भारत दुनिया में शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ता चला जा रहा है। हमारे देश के जितने भी अच्छे लोग हो जाते हैं वो विदेश निकल जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? यहाँ नहीं पढ़ते क्योंकि वहां ये फैसिलिटी नहीं है। ये छोटी सी फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा चार्ज है और उसी फैसिलिटी के विदेशों में बहुत कम चार्ज है, तो लोग निकल जाते हैं। या फिर हिसाब से फैसिलिटी यहाँ पे नहीं, इस हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब से नहीं है कि जो अमीर घर के लोग होते हैं वो भी विदेश निकल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया हमारे यहाँ पढ़ने आती थी। पूरी दुनिया, भारत पूरी दुनिया में शिक्षा का सेंटर पॉइंट हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था, एक हब था, एजुकेशन हब के रूप में इंडिया जाना जाता था। और फिर इंपॉर्टेंट बात, भारत एक एजुकेशन हब था दुनिया के लिए, जहां पूरे देश विदेशी लोग पढ़ने के लिए भारत आते थे। भारत में कहां आते थे? फिर बिहार में आते थे। कहां आते थे? बिहार में। जिस बिहार आज शिक्षा के मामले में सबसे पीछे है, यही बिहार कभी शिक्षा के मामले में दुनिया में सबसे आगे था। यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। जब ये नालंदा विश्वविद्यालय था तब किसी देश में विश्वविद्यालय बने ही नहीं थे। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय ना, तो दुनिया, चाइना, अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली, हर जगह के लोग पढ़ने के लिए बिहार आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। लेकिन किसी की नजर लग गई, कुछ मुस्लिम आकांक्षा आए, तोड़ फोड़ कर आगजनी करके तो उसको बर्बाद कर गए। आज बिहार शिक्षा के मामले में सबसे पीछे हैं। यही बिहार जो पूरी दुनिया को रोशनी देता था, ज्ञान की रोशनी देता था, आज खुद अंधेरे में है। ठीक है, बिहार के बारे में बस इतना ही। और बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो व्हिच इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड? मैंने कहा कि सबसे दुनिया में सबसे प्राचीनतम पेड़ कहां खोजा गया है, तो वो खोजा गया है कहां पर? बिहार के मुंगेर जिलों में बरगद का पेड़ है। 700 वर्ष उसकी उम्र बताई जाती है। बिहार के बारे में मैंने कुछ बताया कि आर्यभट्ट यहीं के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी यहीं के थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय यहीं के था। भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है, सबसे ज्यादा घनत्व वाला, डेंसिटी वाला राज्य यही है। Which state had banned energy drink near school? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने स्कूलों के पास में एनर्जी ड्रिंक को बैन कर दिया है? यानी स्कूलों के पास एनर्जी ड्रिंक नहीं बिकेंगे। एनर्जी ड्रिंक मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, कहते हो स्टिंग पियो, चार्ज हो जाओ तुरंत, तो बच्चों के स्वास्थ्य पर बैड इंपैक्ट डालता है। तो बच्चे स्टिंग पीते हैं, तमाम प्रकार की ड्रिंक्स आती हैं, कहीं फिश पियेंगे, कहीं कोल्ड ड्रिंक, तमाम प्रकार की, इसको बोलते हैं एनर्जी ड्रिंक। तो एनर्जी ड्रिंक के एडिक्शन जो है बच्चों पर बहुत ही बैड इंपैक्ट डालता है, इनकी स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। इस वजह से महाराष्ट्र सरकार, कौन सी सरकार? महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास एनर्जी ड्रिंक को बैन कर दिया है कि जहां भी स्कूल होंगे उसके आसपास आप एनर्जी ड्रिंक नहीं बेच सकते हो, नहीं, वहां इसकी दुकानें नहीं रहेंगी। किसने किया? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार की कुछ और अच्छी बातें हैं, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने जो कुप्रथाएं होती, अंधविश्वास होता, जादू टोना टोटका, भूत प्रेत, इन सबको बैन किया है। यानी करने वाले और पीड़ित दोनों पर एफआईआर दर्ज होगा। अगर आपने गलती से कह दिया कि किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर भूत कर दिया है, मेरे ऊपर जादू कर दिया, मेरे ऊपर टोना कर दिया, तो आपके ऊपर भी एफआईआर होगा, और जो जिसके ऊपर आप करते हो उसके ऊपर भी। यानी वो अंधविश्वास को मिटाने वाला, अंधविश्वास को
अंधविश्वास मान करके लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक कानून बनाया है अंधविश्वास के नाम से, कि आप महाराष्ट्र में तो अंधविश्वास नहीं कर सकते, नहीं जादू टोना टोटका इन सारी चीजों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और वही महाराष्ट्र सरकार है जिसने स्कूलों के पास एनर्जी ड्रिंक को बैन कर दिया, यानी स्कूल में जहां बच्चे पढ़ते हैं उसके आसपास आपको ड्रिंक को, एनर्जी ड्रिंक को नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा है वो? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बारे में एक चीज आपको और मैंने बता दिया। फिर दूसरी महाराष्ट्र के बारे में महाराष्ट्र महाराष्ट्र एरिया के मामले में, जैसे कहते हैं ना भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, कहते हो आप? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ऐसी बात किया जाए कि महाराष्ट्र किस रैंक पे आता है एरिया के हिसाब से, किस नंबर पे वो सबसे बड़ा है? तो है तीसरा सबसे बड़ा राज्य है एरिया के अकॉर्डिंग, जगह के मामले में। तो महाराष्ट्र आया था, तो महाराष्ट्र के बारे में ये तीसरा थर्ड रैंक रखता है एरिया में। किसमें? एरिया में। तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। फिर मानिए आता फर्स्ट राजस्थान है, थर्ड पे महाराष्ट्र, सेकंड पे कौन होगा? दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश, और चौथे पे हम खुद आते हैं उत्तर प्रदेश। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो चौथा। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे हम। ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में एक चीज, महाराष्ट्र के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। महाराष्ट्र में एक गांव है शनि सिंगनापुर। क्या नाम है उसका? शनि सिंगनापुर। बहुत ही मजेदार बातें हैं। एक गांव है महाराष्ट्र के अंदर शनि सिंगनापुर, जहां पर लोगों की मान्यता है, अच्छा वहां कोई भी घर होगा, कोई भी घर, बैंक, ऑफिस, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज हो, कभी डोर नहीं लगता वहां पे। वहां किसी घर में दरवाजे नहीं होते हैं, किसी, यहां तक बैंक में भी दरवाजे नहीं होते, एकदम बैंक खुला रहेगा, सब कुछ एकदम खुला। वहां की मान्यता है कि यहाँ शनि देव, शनि भगवान यहाँ लोगों की रक्षा करते हैं, यहाँ कभी चोरी नहीं होती। अच्छा वहां एक्चुअली में चोरी नहीं होती कभी। क्या नाम है इस गांव का? शनि सिंगनापुर। लिख देता हूं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो गए। महाराष्ट्र वाला है ना, शनि सिंगनापुर। शनि सिंगनापुर महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा गांव है जहां पर लोगों की मान्यता है यहाँ कभी चोरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ की रक्षा स्वयं शनिदेव महाराज करते हैं, न्याय के देवता। इसलिए पूरे शनि सिंगनापुर में किसी भी घर में दरवाजे नहीं लगते। बैंक में भी, कोई भी कितना भी बड़ी ऑफिस हो, कहीं भी दरवाजे नहीं लगते हैं। तो आप लोगों के मन में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पूरे भारत में एक ऐसा गांव बताओ जहां दरवाजे ही नहीं लगते, चाहे एक बैंक हो, ऑफिस हो, किसी में कोई बिल्डिंग्स हो, सरकारी भवन हो, कहीं बैंक जहां दुनिया भर के पैसे रखे होते हैं, कहीं ताला नहीं लगता, एकदम खुला, दरवाजे ही नहीं रहते। क्या नाम है उस गांव का? शनि सिंगनापुर। ठीक है। और यही महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं कि जो दुनिया की, हमारे भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन जो चलाई गई थी, पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहां चली थी? महाराष्ट्र में ही चली थी। कहां चली थी? महाराष्ट्र में। आप पूछोगे कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853। लिख देता हूं, पहली ट्रेन। क्या चली थी? फर्स्ट ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को महाराष्ट्र में भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो मैं अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने चलाया था। फिलहाल भारत में सबसे पहली ट्रेन कहां चली थी, तो हम यही मानेंगे। कहां पे? मुंबई में। कहां पे? सॉरी, महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का नाम लो तो मुंबई सबसे पहले था, क्योंकि महाराष्ट्र का सबसे फेमस शहर कौन सा है? मुंबई। ठीक। अगला क्वेश्चन देते हैं, हु इज द न्यू सीडीएस ऑफ आवर कंट्री? हु इज द न्यू सीडीएस ऑफ आवर कंट्री? हमारे देश के नए सीडीएस कौन है? पहले आंसर जान लेते हैं, फिर उसके बारे में समझते हैं। हमारे देश के नए सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम।
लेफ्टिनेंट जनरल तो एक टाइटल होता है, उसको लगा देंगे। उनका नाम है NS राजा सुब्रमणी, लिख देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल भी लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप लोग जानते हो LT मतलब लेफ्टिनेंट जनरल, GEN, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, NS राजा सुब्रमणी। हमारे के नए सीरियस कौन है? NS राजा सुब्रमणी। अब जानते हैं सीडीएस के बारे में कौन। हमारे पहले आप जान गए कि हमारे देश में एक नए सीडीएस अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। अब जानते हैं सीडीएस क्या है। सबसे पहले हम सीडीएस का फुल फॉर्म जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? फुल फॉर्म, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। तो कोई पूछ सकता है आपसे कि चलो सीडीएस के फुल फॉर्म बताओ, तो नहीं बता पाओगे तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसलिए सीडीएस का फुल फॉर्म जानो। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ, अच्छा नाम से पता है, चीफ मतलब मुखिया, डिफेंस मतलब रक्षा, डिफेंस मतलब जो हमारे यहाँ की सेना होती है, जो हमारे देश के लोगों की रक्षा करती है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जितने भी डिफेंस में स्टाफ हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, और चाहे वो एयरफोर्स हो, ये सब डिफेंस में आते हैं। इनका चीफ यानी इनका मुखिया, यानी तीनों सेनाओं का जो मुखिया होता है, चीफ ऑफ ऑल थ्री डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों सेनाओं का जो नेतृत्व करता है उसे कहा जाता है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अच्छा, ये बहुत समय पहले से हमारे देश में नहीं थी, ये पद नया बनाया गया है। और हमारे देश के सबसे पहले सीडीएस कौन बने थे? लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन चंद्र रावत। देश के पहले सीडीएस कौन थे? इन्हीं आजादी के बाद से सीडीएस नहीं बनते थे, अभी जल्दी में इस पद का सृजन किया गया है। तो जब पद का सृजन किया गया तो सबसे पहले कौन बना सीडीएस? तो सबसे पहले सीडीएस थे लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन चंद्र रावत। क्या नाम था? फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट सीडीएस कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन चंद्र रावत। क्या नाम था? बिपिन चंद्र रावत, बिपिन चंद्र रावत। आप क्या क्या जान गए कि हमारे देश के नए सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी है वर्तमान में। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनका काम क्या होता है? ये तीनों सेनाओं का नेतृत्व करते हैं, तीनों सेनाओं को आपस में अच्छी तरीके से कनेक्ट करके रखते हैं, एक दूसरे के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, क्योंकि आर्मी का काम जो है, आर्मी का एक चीफ होता है, उसका पूरा काम क्या है? हम अपने आर्मी को दुरुस्त करें। एयरफोर्स का जो चीफ होगा वो एयरफोर्स के प्रति उत्तरदायी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। जो नेवी का चीफ होगा वो नेवी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन एक ऐसा पद बना देंगे सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस, ये क्या होगा? ये तीनों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, ये तीनों की देखरेख करेगा। वो अपना जैसे हमने अभी पहले वीडियो में बताया था कि आर्मी की चीफ कौन है, एयरफोर्स के चीफ कौन है, नेवी की चीफ कौन है। ये आपको कमेंट के माध्यम से इन तीनों का आंसर सारे बच्चों को लिख करके भेजना है कि हु इज द प्रेजेंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, एयरफोर्स चीफ ऑफ इंडिया एंड नेवी चीफ ऑफ इंडिया। इन तीनों प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो सबसे पहले बच्चा देगा वो सबसे तेज बच्चा माना जाएगा, वही इस करंट अफेयर वीडियो का, इस वाले संडे का विनर होगा, जो सबसे पहले तीनों आंसर वो भी सही देगा। ठीक है, आर्मी चीफ कौन है, एयरफोर्स चीफ कौन है और नेवी चीफ कौन है। तो तीनों चीफों का जो चीफ होता है उसे कहते हैं सीडीएस, फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देश के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन चंद्र रावत। वर्तमान में कौन है? NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, इनका काम क्या होता है? तीनों सेनाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। जो पहले सीडीएस बने थे ये कब बने थे?
1 जनवरी 2020 यानी 1 जनवरी 2020 को जो जनरल बिपिन चंद्र रावत सीडीएस बने थे, पहली बार सीडीएस पद का सृजन जब किया गया तो पहला सीडीएस बनाया गया बिपिन चंद्र रावत को। मैंने बता दिया ये कब बने थे, 1 जनवरी 2020 को। कब बने थे? 1 जनवरी। फर्स्ट सीडीएस जो जनरल बिपिन चंद्र रावत थे ये कब बने थे? 1 जनवरी 2020 को ये देश के पहले सीडीएस बने थे। बट अफसोस 8 दिसंबर 2021 को 8 दिसंबर 2021 की 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गई थी। कहाँ? तमिलनाडु में। कहां पर हो गई थी? तमिलनाडु में। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वहां किसी अपने स्टाफ में एक लेक्चर देने के लिए जा रहे थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इनका जो हेलीकॉप्टर था वो डिस्टर्ब हो गया, उसी पहाड़ी में खो गया और कुछ दिन बाद ये इनकी पत्नी और उनके साथ लगभग 14 लोग की दर्दनाक मौत हो गई। यानी हमारे देश के पहले सीडीएस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। देश के पहले सीडीएस बिपिन चंद्र रावत 1 जनवरी 2020 को बने, लेकिन दुर्भाग्यवश 8 दिसंबर 2021 को ही इनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। इसके बाद दूसरे सीडीएस बनाए गए कौन? एनएस राजा सुब्रमण्य को। ठीक है, इसके बाद ये नए क्वेश्चन पे आते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्या है कि हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई? हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई? तो हमारे सीबीएसई का नया चेयरमैन कौन बना है? सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं, कौन बना है। इसी के आगे आंसर लिख देते हैं, मिस्टर लोखंडे। क्या नाम इनका? मिस्टर लोखंडे प्रशांत। मिस्टर लोखंडे प्रशांत सीतारमन। मिस्टर लोखंडे प्रशांत सीतारमन। चलिए अब हम सीबीएसई के बारे में जान लेते हैं। सीबीएसई होता क्या है? सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। चलिए पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि आपको फुल फॉर्म याद रखना होगा, तो यहां लिख लेते हैं सीबीएसई। इसका फुल फॉर्म आगे लिखते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब इसके बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, पूछते हैं ना कौन सा बोर्ड है, यूपी बोर्ड हो? नहीं, हम सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हैं। तो यूपी बोर्ड क्या है? सीबीएसई बोर्ड का। ठीक, इसको जानते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे देश में एक सरकार होती है ना, कहते हैं ये राज्य सरकार है, और एक केंद्र सरकार होती है। तो राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार कौन है? योगी आदित्यनाथ। बिहार में किसकी सरकार है? सम्राट चौधरी है। बंगाल में कौन है? आप लोग वीडियो में आंसर के माध्यम से बताया बिहार के सीएम कौन है। इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था। जैसे हर राज्य में एक अलग अलग सीएम होता है, वो अपने राज्य का मुखिया होता है, वो अपने राज्य में सुशासन स्थापित करने के लिए कार्य करता है, वो अपने राज्य के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। ऐसे एक एजुकेशन बोर्ड होता है, शिक्षा का बोर्ड होता है, जो अपने राज्य में शिक्षा का पाठ्यक्रम तय करता है, परीक्षाएं कराता है, और शिक्षा के प्रति किसी भी कार्य के लिए, शिक्षा की प्रगति के लिए, शिक्षा में आए हुए व्यवधान को सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो हर राज्य का अपना बोर्ड है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड है यूपी बोर्ड, जो सरकारी बोर्ड है वो क्या है? यूपी बोर्ड। यानी योगी सरकार जो रिस्पॉन्सिबल होगी वो किसके प्रति होगी? यूपी बोर्ड के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। ऐसे बिहार में बिहार बोर्ड होगा, बंगाल में बंगाल बोर्ड होगा, असम में असम बोर्ड होगा, गुजरात में गुजराती बोर्ड होगा। हर राज्य का अपना अपना एक बोर्ड होता है।
तो जो सीबीएसई है ये सेंट्रल बोर्ड है। जैसे अपने गुजरात में गुजरात सरकार है, बिहार में बिहारी सरकार है, यहाँ पे अलग सरकार है, वहां पे अलग सरकार है, लेकिन एक सरकार केंद्र में है, मोदी की सरकार। केंद्र मोदी है जो पूरे देश के प्रति जिम्मेदार है। किसके? पूरे देश के प्रति जिम्मेदार कौन है? जो केंद्र में बैठा हुआ, पूरे देश में महंगाई यहाँ पेट्रोल बढ़ी तब भी हम मोदी को कह रहे हैं, जबकि यहाँ पे सरकार योगी की है। बिहार में भी कोई घटना हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार मोदी है, क्योंकि वो सेंट्रल में बैठे हुए हैं। उस सेंट्रल में बैठा हुआ व्यक्ति सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनकी जिम्मेदारी पूरे देश के लिए, क्योंकि पूरे देश के लोगों ने वोट दिया है। लेकिन क्या योगी बाबा को बिहार वाले वोट दिए हैं? नहीं। गुजरात वाले वोट दिए हैं? नहीं। महाराष्ट्र वाले वोट दिए हैं? नहीं, सिर्फ यूपी वाले दिए। ऐसा जो सीबीएसई होता है सेंट्रल बोर्ड है, यानी पूरे भारत में शिक्षा के प्रति जिम्मेदार होगा, सारे देश के पाठ्यक्रम को निर्धारित करेगा। उसका अपना एक अलग पाठ्यक्रम है सीबीएसई से। जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ेंगे उसका, जो सीबीएसई बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सिलेबस कौन निर्धारण करेगा? सीबीएसई बोर्ड करेगा। कहां पे इसकी हेड ऑफिस? न्यू दिल्ली में है। नहीं, पूछा जाए सीबीएसई की हेड ऑफिस कहां है, तो सीबीएसई की हेड ऑफिस कहां है? न्यू दिल्ली में है। सीबीएसई का काम क्या होता है? पूरे भारत में शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करना, शिक्षा के प्रति जिम्मेदार होना, समय समय पर परीक्षाएं कराना। हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा कब होगी, 12th की परीक्षा कब होगी, कब रिजल्ट आएगा, इन सब कार्य के लिए जिम्मेदार कौन होगा? सीबीएसई। जो यूपी बोर्ड से कर रहे हैं उनका यूपी बोर्ड जिम्मेदार होगा। जो सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी लोग सीबीएसई बोर्ड पढ़ते हैं, बिहार में भी और गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, हर बच्चे सीबीएसई बोर्ड पढ़ते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हैं उसकी हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, उसके प्रति जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सीबीएसई उठाएगा। जो अपने राज्य के बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके राज्य के प्रति जिम्मेदार है। तो हम लोग सीबीएसई बोर्ड पढ़ते हैं, ऑल ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट सीबीएसई ही पढ़ते हैं। तो सीबीएसई का प्लेटफॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये क्या है? एक शिक्षा की एक संस्था होती है, एक बोर्ड होता है, एजुकेशन से इसका संबंध होता है। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, ठीक है। और हमने सीखा कि इसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है। इसका चेयरमैन, जैसे हर होता है इसके चेयरमैन कौन, तो जो सीबीएसई बोर्ड है इसके चेयरमैन, जैसे हमें सीबीएसई से किसी प्रकार की आपत्ति हुई तो हम लेटर किसके नाम पे लिखेंगे? मोदी के? नहीं। अगर सीबीएसई बोर्ड में पाठ्यक्रम में कोई चीज गलत है, सही है, या इसके पाठ्यक्रम को और बड़ा करने की जरूरत है, इसमें बदलाव करने की जरूरत है, तो अगर हम सुझाव देना चाहते हैं तो जो लेटर लिखेंगे वो सीबीएसई के चेयरमैन को लिखेंगे। और सीबीएसई के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? मिस्टर लोखंडे प्रशांत सीताराम, ठीक है। आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सारी जानकारियां देख कहने के लिए तो 5 क्वेश्चन थे, लेकिन आपने बहुत सारी चीजें सीखी। इससे ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो बड़ी भी हो जाएगी और आप समझ भी नहीं पाओगे। इसमें इतने क्वेश्चन हैं कि आप पिछले 2-4 दिन के अंदर इसको बढ़िया से तैयार करके याद कर सकते हो। फिर अगले संडे को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक अगर आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।